अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी सेफ एंड साउंड। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट ख़ुसूसन ईटा की प्रीवियस एमसीक्यूज़ जितनी भी प्रीवियस एमसीक्यूज़ है उनको वन बाय वन चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसकी तमाम एमसीक्यूज़ को हमने एक्सप्लेन और सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो नीचे वीडियो में उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के नाम से एपीसी पार्ट फर्स्ट की जो बायोलॉजी बुक है उसमें दिया गया है। इसमें हम जितनी भी एमसीक्यूज़ यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उससे जितनी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वन बाय वन एक्सप्लेन और सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के जानिब, जो कि 2005 की ईटा में पूछा गया था। क्वेश्चन है, इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन ओनली वन ग्लूटामिक एसिड ऑफ नॉर्मल हेमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय। क्वेश्चन की मानी ये है कि सिकल सेल हेमोग्लोबिन में जो एक ग्लूटामिक एसिड की जगह यानी एक ग्लूटामिक एसिड जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन में होता है वो सिकल सेल हेमोग्लोबिन में उसकी जगह कौन आ जाता है। तो आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड होता है और 6th पोजीशन पर एक नया एमाइनो एसिड आ जाता है। तो ये सवाल उसी के बारे में है कि सिकल सेल हेमोग्लोबिन ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन में और सिकल सेल हेमोग्लोबिन में क्या फ़र्क है। ये सवाल ये है कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन की जगह जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह सिकल सेल हेमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, कौन सा एमाइनो एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह ले लेता है। तो इसको समझने से पहले, आंसर पे जाने से पहले आपको जो ज़रूरी बात समझनी है वो ये है कि जो कोडान ग्लूटामिक एसिड के लिए होता है मैसेंजर आरएनए पर पोजीशन 6 पे, वो होता है जीएजीन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन। अब जब एक में एडेनिन जीएजी के बजाय जीटीजी आ जाए, मींस एडेनिन में म्यूटेशन हो जाए और उसकी जगह थायमीन आ जाए, तो जीटीजी जो है वो वेलिन के लिए कोड करती है इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो याद रखिएगा कि ग्लूटामिक एसिड की जगह सिकल सेल हेमोग्लोबिन में 6th पोजीशन पर वेलिन आ जाता है। इसी वजह से एक ही इमाइनो एसिड, इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक इमाइनो एसिड की चेंज होने की वजह से सारा जो प्रोटीन है, जो हेमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट है वो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाता है। उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर सिकल जो है स्ट्रक्चर में तब्दील होता है और इसी वजह से आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो भी सिकल शेप हो जाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वेलिन एसिड। तो आप एक बार फिर समझ लीजिए कि सिकल सेल हेमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन एसिड आ जाता है और मैंने पोजीशन भी बता दिया, पोजीशन नंबर 6 पर, क्योंकि आपको पता है कि हेमोग्लोबिन में 574 एमाइनो एसिड मौजूद है। तो 574 तमाम के तमाम चेंज नहीं होते, सिर्फ वन एमाइनो एसिड, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज। एक ही इमाइनो एसिड में एक इमाइनो एसिड की चेंज की वजह से, उसमें एक इमाइनो एसिड की तब्दीली की वजह से सारा का सारा जो है वो प्रोटीन यानी ग्लोबिन पार्ट जो है या हेमोग्लोबिन आपके लिए वो चेंज हो गया। तो आंसर है ए, यानी एलेनिन भी नहीं है, अर्जिनिन भी नहीं है, मेथियोनिन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ईटा 2005 में पूछा गया था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द मैमेलियन सेल पर टोटल सेल। अगर आप एक मैमेलियन सेल ले ले तो उसमें कितनी % कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 18। तो याद रखिए कि अगर आप एक टिपिकल मैमेलियन सेल ले लें
तो उसमें वाटर 70% होगा, प्रोटीन उसमें 18% होगा, लिपिड्स 3% होगा और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4% होगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, एक मेमेलियन सेल में वाटर 70% होता है, सबसे ज़्यादा वाटर, फिर 18% प्रोटीन जो कि दूसरे नंबर पे है, फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4% है और लिपिड जो है वो 3% है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सी चीज जो है वो मौजूद नहीं होती। ये क्वेश्चन भी ईटा 2005 में पूछा गया था। आपको पता है कि जो नाइट्रोजीनस बेसिस मौजूद होते हैं न्यूक्लिक एसिड में या डीएनए और आरएनए में या आरएनए में, तो वो आपको पता है कि 4 डिफरेंट टाइप्स उसके होते हैं। अगर आप डीएनए की एग्जांपल ले लें तो डीएनए में मौजूद होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। लेकिन आरएनए में जो है वो एक स्मॉल थायमिन की जगह एक छोटी सी तब्दीली। आपको ये भी पता है कि आरएनए और डीएनए में 3 बेसिक डिफरेंसेस है। नंबर 1, आरएनए का जो शुगर है वो राइबोज शुगर है, डीएनए का डीऑक्सी राइबोज है, उसमें एक ऑक्सीजन कम है। दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। और तीसरा जो डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में वो ये है कि डीएनए में थायमीन नाइट्रोजनस बेस मौजूद होता है और आरएनए में थायमीन की बजाय यूरेसिल मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को मैं फिर दोहराता हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होती है, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन या साइटोसिन। तो याद रखिए आरएनए में एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन थायमीन की बजाय यूरेसिल आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईटा 2005 में पूछा गया था कि जो लैक्टोज है, माल्टोज है, सक्रोज है और ये क्या है। ये तो इम्पोर्टेंट है लेकिन ये असल में इसकी नेचर क्या है। आया पॉलीसेकेराइड्स है, बहुत सारी मोनोमर से बने हैं, डाइसेकेराइड है, 2 मोनोमर से बने हैं, मोनोसेकेराइड है या 1 मोनोमर से बना है, डी या ओलिगोसेकेराइड है या फ्यू जो है वो शुगर यूनिट से बने हैं। याद रखिए कि लैक्टोज हुआ, माल्टोज, सक्रोज, ये तीनों डाइसेकेराइड्स हैं। किस तरह? लैक्टोज आपको पता है कि एक ग्लूकोज और एक गिलेक्टोज जो कि मोनोसेकेराइड है, एक ग्लूकोज और एक गिलेक्टोज से लैक्टोज बनता है, तो डाइसेकेराइड हुआ। माल्टोज की जो मोनोमर्स है वो है ग्लूकोज। जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो इससे माल्टोज बनता है, और जब एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज मिल जाता है उसके साथ तो इससे ये सक्रोज बनाते हैं। तो असल में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लैक्टोज, माल्टोज और सक्रोज जो है वो इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द enormous diversity of protein molecule is mostly due to the diversity of। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल में यानी एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से जो डिफरेंसेस, एक प्रोटीन जो दूसरी प्रोटीन से डिफरेंट है, या अगर क्वेश्चन की तरफ आ जाए कि द enormous diversity of protein molecule is mostly due to the diversity of, ये प्रोटीन के दरमियान जो ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है ये असल में किसकी वजह से है। इस सवाल को समझने से पहले आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना होगा। आपको पता है कि अमीनो एसिड में एक अल्फा कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, इसी तरह अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। याद रखिए कि अल्फा कार्बन, एमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, ये 4 चीज़ें कांस्टेंट होती है। हर जो भी अमीनो एसिड आप ले लें, चाहे वेलिन ले लें, चाहे ग्लूटामिक एसिड ले लें, एटसेट्रा, जो भी आप ले लें, लेकिन एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से
किस तरह मुख्तलिफ होता है? सिर्फ और सिर्फ आर ग्रुप की वजह से। इट इज़ द वेरिएबल ग्रुप। एमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन जो है, दीज और द कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो आर ग्रुप है। आर की जगह जो चीज़ या सिंपल आर होगा या आर के अलावा कोई और जो है वो चेन अटैच होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, जो प्रोटीन की मुख्तलिफ अक़साम है, ये असल में एमाइनो एसिड की आर ग्रुप की वजह से है। अगर हम तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए जो है एमाइनो ग्रुप, ये तो कांस्टेंट होता है। सी जो है पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड तो सेम होता है। एमाइनो एसिड सीक्वेंस विद प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसकी वजह से भी नहीं है क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज होते हैं। असल में एमाइनो एसिड जो डिफरेंट होते हैं, ये जो प्रोटीन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये असल में एमाइनो एसिड की आर ग्रुप की वजह से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीट मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की जो मोनोमेरिक यूनिट है वो कौन सा है? ये 2008 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर बी है पेंटोज शुगर, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है प्योरीन बेस। याद रखिए कि आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मोनोमेरिक यूनिट होते हैं मोनोसेकेराइड्स। इसी तरह जो प्रोटीन है उसकी मोनोमेरिक यूनिट एमाइनो एसिड्स है। लिपिड्स की मोनोमेरिक यूनिट जो है वो आपको पता है कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल है। इसी तरह डीएनए की मोनोमेरिक यूनिट, डीएनए खुद पॉलीमर है और इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और बेसिस जो है ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और प्योरीन, और जो मुख्तलिफ प्योरीन और पैरामिडीन बेसिस है। लेकिन डीएनए ये तीनों जब मिलते हैं, बी सी और डी जब मिलती है तो ए बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो इससे डीएनए बनता है। तो सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रोटीनिशियस इन नेचर एक्सेप्ट। इनमें तमाम स्ट्रक्चर जो है, ये जो तमाम ऑप्शंस है ये नीचे, ये तमाम के तमाम प्रोटीनिशियस है, प्रोटीन से बने हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी, एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो कि प्रोटीन से नहीं बनी। ये सवाल 2009 में ईटा में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हाउस, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है एंजाइम्स, ऑप्शन डी है स्टेरॉइड्स। याद रखिए कि जो सुम होते हैं हूप्स की जमा है, ये प्रोटीन है। इसी तरह हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन भी प्रोटीन है। एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं। स्टेरॉइड जो है दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द लिपिड्स एंड दीज आर नॉट द प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द एक्सेप्शनल केस। होज, हीमोग्लोबिन, एंजाइम ये तीनों की तो प्रोटीन है, लेकिन जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये प्रोटीन नहीं होते, दे आर क्लासिफाइड एज लिपिड्स, ये लिपिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन एमंग द फॉलोइंग पोजेसेस डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये सवाल 2009 में ईटा में पूछा गया था कि कौन सी नाइट्रोजनस बेस ऐसी है जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। याद रखिए कि थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन ये सिंगल रिंग्ड पिरामिडीन है, यानी ये पिरामिडीन भी है और ये सिंगल रिंग है। आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस दो किस्म की होती है, प्यूरिन्स और पिरामिडीन। तो ये जो थायमीन है, यूरेसिल है और साइटोसिन है, ये सिंगल रिंग पिरामिडीन है। तो आप इसमें से साइटोसिन तो जाहिर सी बात है सिंगल रिंग है, यूरेसिल भी सिंगल रिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये एडेनिन जो है ये डबल रिंग्ड है, ये प्योरीन है और प्योरीन डबल रिंग होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉइल्ड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड। कॉइल्ड हीमोग्लोबिन जो है उसको क्या कहते हैं? हीमोसाइनिन कहते हैं
हीमोप्रोटीन कहते हैं, मायोग्लोबिन या हीमोराइड्स। याद रखिए कि मायोग्लोबिन को कॉइल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं और ये मसल में मौजूद होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट। इनमें तमाम कार्बोहाइड्रेट है लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो अब ये भी ईटा 2009 में पूछा गया था। अब ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोजन, क्या ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कोलेजन क्या ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है? स्टार्च क्या ये नहीं है? सेलुलोज। तो याद रखिए ग्लाइकोजन आपको पता है जिसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये पॉलीसेकेराइड है और एनिमल स्पर्म में खुराक स्टोर करते हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये ऑप्शन जी ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी जो है ये स्टार्च, आपको पता है कि ये भी पॉलीसेकेराइड है और प्लांट का जो खुराक है इसी पाम में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सेलुलोज, ये आपको पता है कि ये भी पॉलीसेकेराइड है और सिलवाल का मेन कंपोनेंट है। तो जो कोलेजन है, दीज आर द प्रोटीन, आपको पता है कि कोलेजन प्रोटीन होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। और कोलेजन के बारे में ये भी पूछा गया है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं वो कोलेजन होते हैं। जो अगली MCQs हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।